अभी वक्त हुआ है प्रोग्राम जियो पाकिस्तान का, जिसमें आपको ज्वाइन करेंगे अब्दुल्ला सुल्तान और हुमा। कैसे हैं आप लोग? क्या कुछ होगा आपके प्रोग्राम में आज? अस्सलाम वालेकुम हिफ्सा, क्या हाल है आपका? आज हमारे प्रोग्राम में बहुत कुछ होगा। कभी कभार हमें समझ नहीं आती कि हम शुरू में आपको क्या बताएं, लेकिन छोड़े सारी चीजों को। आज सुबह का आप लोगों ने शायद मौसम चेक किया हो, कराची की हम बात कर रहे हैं और क्या जबरदस्त किस्म की फॉग थी कराची में। इट्स अ लिटिल अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे ज्यादा धुंध नहीं पड़ती है, इसलिए जरा लाहौर और इस्लामाबाद वाली फील आ रही थी। और ऑफिस आते हुए ये लग रहा था कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी पोएटिक, इट्स वेरी रोमांटिक एट द सेम टाइम। हुमा और हिफ्जा बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग आपको भी और सब देखने वालों को भी गुड मॉर्निंग। जियो पाकिस्तान, जीते रहो पाकिस्तानियों। इसी बात के साथ आज के शो का आगाज करेंगे और हम बात कर रहे थे हुमा मौसम की। जी, मौसम की भी हमने बात करनी है, तफसीलन बात करनी है। कुछ चीजें हम तो एंजॉय कर लेते हैं बैठे बैठे, लेकिन मुल्क के लिए वो अच्छी नहीं होती। जैसे कि बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही और पूरा ऑलमोस्ट साल ही मेरा ख्याल है गुजर गया कि बहुत इंटरमिटेंट है, डैमों में पानी कम है। इस पर भी हम बात करेंगे आज के शो में डिटेल पे। और धुंध की वजह से एक और बड़ा मसला हो रहा है। Probably the whole world is getting married these days. बहुत सारी शादियों के वजह से शादियां नहीं हो रही। शादियां जो है ना, वहाँ पे आने जाने में बहुत मसला हो रहा है, particularly लाहौर एंड सराउंडिंग्स वालों को। That is very true, लेकिन I'm sorry मैं इसके ऊपर मजीद बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे हंसी आ रही है कि कैसे अब्दुल्ला ने धुंध को और शादी को लिंक कर दिया है। Yes, because winter is wedding season. So anyhow, that's true. Let's talk about today's top stories. Yeah. सिंध हाई कोर्ट ने एडी ख्वाजा की मुमकिन रुखसत रोक दी। आईजी सिंध की ड्यूटी पर वापसी तकरीबन यकीनी हो गई। अब इसी सेटअप में गुजारा करें या कुछ और, सिंध हुकूमत मुश्किल इम्तिहान में पड़ गई। मुज़रे से हदूद और पानी के खिलाफ पंजाब में भरपूर क्रैकडाउन हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां फंस सकती हैं। शहरियों की सेहत की खातिर काबिल तारीफ काम हुआ है। दूसरे सूबे भी बिस्मिल्लाह करें। सब इत्तेहादियों से लड़ लिया, अक़वाम मुत्तहिदा से भी मत्था लगा लिया। सलामती काउंसिल की करारदाद पर सख्त रद्द अमल देने वाले इजराइल को फिलहाल आलमी तन्हाई का सामना है। नेतन्याहू ने सारी उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप से लगा ली। वहां इंजरीज भी होती हैं और हुआ यह है कि अजहर अली के सर पर गेंद लगी है। उनकी हालत कैसी है, तबीयत कैसी है, यह जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और शुक्र है कि उन्होंने हेलमेट पहनी हुई थी, लेकिन बहुत जोर से गेंद जो है उनके सर पे लगा है। और लेकिन हम इसके बारे में हम मजीद बात कर सकते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त मेलबर्न में नुमाइंदा जियो न्यूज सुहेल इमरान। सुहेल, बताइएगा कि ये क्या हुआ और अजहर अली को किस नौयत की चोट लगी है? उमर, सबसे पहले तो जिस तरह अभी आप दोनों जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को लेकर के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह पाकिस्तान ने पहले 400 रन किए तो उस वक्त सब दुआएं मांग रहे थे कि बारिश ना हो, पाकिस्तान जल्द आउट कर ले। लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों ने यहाँ पर बैटिंग की और उसके बाद ऐसा हुआ कि बारिश की दुआएं मांगी जाने लगी ताकि पाकिस्तान ये मैच उतने बुरे तरीके से ना हारे। और यही सूरत हाल कुछ इस वक्त मेलबर्न में है कि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है और मैच यहाँ पर रुका हुआ है। और अब इम्कान भी बहुत कम है कि दोबारा मैच वक्त से पहले ही शायद खत्म करना पड़े, जितनी तेज बारिश हुई है। जहां तक अजहर अली की इंजरी की बात है, अजहर अली हमेशा जब यासर शाह बॉलिंग कर रहे होते हैं वो शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे होते हैं और आज भी वो बिल्कुल बैट्समैन के करीब थे और यासर शाह बॉलिंग कर रहे थे। मैथ्यू वेड की उनको एक जोरदार गेंद लगी और जिसकी वजह से वो थोड़ी देर अनकॉन्शियस भी रहे, वहां पर जमीन पर ही ग्राउंड पर ही बैठे रहे। लेकिन शायद बात ये थी कि चंद लम्हों में वो उठे लेकिन अपनी फील्ड वो जारी ना रख सके और ग्राउंड से बाहर चले गए। जहां तक उनकी इंजरी की नौयत की बात है, क्योंकि वो उठ खड़े हुए थे, उससे उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के तौर पर मे भी उनका कुछ स्कैन कराने की नौबत ना आ जाए। लेकिन अभी हम इंतजार में हैं कि पाकिस्तान तो कुछ इंटीमेट किया गया है कि उनका स्कैन वगैरह, एमआरआई वगैरह या कुछ चेक किया जाएगा? अब्दुल्ला, अभी हमें टीम मैनेजमेंट की जन्म से इसी चीज का इंतजार है कि पता चल सके कि आया किया गया। सुहेल, क्विकली मुझे बारिश के बारे में बताइए, बारिश अभी भी हो रही है क्या?
जी अब्दुल्ला, बहुत ज्यादा पिछले 3 दिनों में इतनी हल्की बूंदाबांदी होती रही थी और आज चौथे रोज जिस तरह की प्रेडिक्शन थी कि 2 बजे के बाद मुकामी वक्त के मुताबिक तूफानी बारिश होगी, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर बारिश हुई है और बारिश का ये सिलसिला अब भी इस वक्त भी जारी है। अभी हमने जियो न्यूज के लिए फुटेज भी भेजी है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी शदीद नौयत की जारी है मेलबर्न में। तो अगर सुहेल बारिश ना रुकी तो फिर मुमकिन तौर पर इस मैच को किस तरह कंक्लूड किया जाएगा? अब चौथा रोज है, जितनी शदीद नौयत की बारिश हुई है, जितनी शिद्दत है बारिश की, अगर वो कुछ देर में रुक भी जाती है तो ग्राउंड स्टाफ को ग्राउंड खुश करने में कम अज कम जो 40 से 45 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि जितनी तेज बारिश हुई है। लेकिन शर्त यह है कि बारिश थम जाए। तो क्योंकि अभी चाय का वक्फा ले लिया गया है और उसके बाद बहुत कम इम्कान, जो यहाँ पे क्रिएटर्स हैं, यहाँ पे जो माहिरीन हैं, कि उनका यही कहना है कि जितनी तेज बारिश हुई है तो इम्कान कम दिखाई दे रहा है कि कुछ ज्यादा ओवर्स हो सकेंगे और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैच को खत्म करना पड़े कुछ इंतजार के बाद। जी पॉसिबिलिटी है, यानी कि मैच को खत्म करना पड़े। वैसे ये पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट ही थे जो बारिश की दुआएं कर रहे थे जब उन्होंने हालत बदलती हुई देखी, लेकिन क्या रिजल्ट आता है इसका। बिल्कुल जी, सुहेल इमरान बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेलबर्न से हमसे कर रहे थे। और हम यहाँ एक क्विक दुआ भी कर दें अजहर अली के लिए, जिनको काफी जोर से गेंद लगी है। हेलमेट उन्होंने पहना हुआ था, लेकिन चूंकि अभी मैच नहीं खेला जा रहा तो ही हैज टाइम टू रिकवर एंड इट कैन बिकम रियली रिस्की एंड रियली डेंजरस। सो वी होप एंड प्रे कि वो ठीक ठाक हों और वो इसी तरह बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेस देते रहें। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आज कुछ कुदरत ने भी अजब परफॉर्मेंस दिखाई कराची में, और यहाँ पर धुंध जो उमूमी तौर पर यूजुअली नहीं होती है वो नजर आ रही थी, जिसकी वजह से कुछ ट्रैफिक भी मुतासर रही हो। बिल्कुल, और आपको जरा कुछ इसके बारे में डिटेल मैं बता दूं कि आज सुबह कराची के शहरी उठे तो खुद को धुंध में घिरा हुआ पाया उन्होंने, और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध देखी गई, और जिसमें मैं आपको बता दूं शारा फैसल है, नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे के इलाके शदीद मुतासर रहे हैं, और धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पड़ा है। और यही नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि फ्लाइट ऑपरेशंस भी डिस्टर्ब हुए हैं, विच इज़ वेरी अनलाइक कराची, बिकॉज चाहे जो भी हो जाए कराची का मौसम जो है वो काफ़ी कॉन्स्टेंट रहता है काफ़ी अरसे से। कुछ विजुअल्स हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जब आप नहीं उठे थे सुबह तो बाहर क्या लेकिन मौसम। अगर आप नहीं उठे हैं तो आप अब जरूर उठ जाएं, क्योंकि हम आपके सामने आ गए हैं और आपको एंटरटेन, आपको इन्फॉर्म करने के लिए और आपको बाखबर रखने के लिए ये शो देखना आपका बहुत जरूरी है। ये विजुअल्स हैं कराची के, जहां पर आज कुछ सुबह में पंजाब और गिरदोनवाह वाला समा था, वो कुछ मौसम वही विजुअल्स महसूस हो रहे हैं। कराची के विजुअल्स नहीं लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट लग ही नहीं रहा। लेकिन साथ आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो है वो काफी क्लियर हो चुका है सब कुछ। So But if even you are then, just it's waking a up little now, cold, है ना? हाँ, it अभी। is, बिल्कुल it is। वेदर जो है वो थोड़ा सा जिसको मैं क्या कहूँगी, ठंडक है, थोड़ी सी खुनकी। हाँ, खुनकी होता है। हाँ, खुनकी होता है। खुनकी it is then। कराची के हवाले से कुछ और खबरें भी हम शुरू कर दें, बाकी बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन एक सिलसिला जो एडी ख्वाजा साहब जो हमारे आईजी सिंध थे उन और हैं, पता चल रहा है कि वो अभी भी रहेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने एडी ख्वाजा की मुमकिना रुखसत रोक दी है, और अब मुराद अली शाह आईजी सिंध की वापसी कैसे रोकेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने आईजी अल्लाह दीनो ख्वाजा को मुमकिना तौर पर ओहदे से हटाने के खिलाफ हुक्म स्टे ऑर्डर जिसको कहते हैं वो जारी किया था, और 7 दरख्वास्त गुजारों में मारूफ गुलकार शहजाद रॉय भी शामिल हैं, जिन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एडी ख्वाजा अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं। उन्होंने पुलिस में मेरिट पर भर्तियां की और उन्हें मेरिट पर काम करने की वजह से जबरी रुखसत पर भेज दिया गया है। जनाब, हुआ ये सब कुछ तब था, 19 दिसंबर की तारीख आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि वजीर आला सिंध ने मुराद अली शाह साहब ने आईजी सिंध एडी ख्वाजा से चार्ज वापस लेकर उन्हें जबरी रुखसत पर भेज दिया था, जिसके बारे में बाद में कहा गया कि उन्होंने तो खुद अपनी छुट्टी अप्लाई की थी जिसमें उन्होंने दुबई भी जाना है, लेकिन उनका इसरार यही है कि वो खुद छुट्टी पर गए हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। अभी आईजी साहब छुट्टी पे गए हैं, 15 दिन की छुट्टी पे गए, उन्होंने खुद दरखास्त दी है छुट्टी की, बहुत क्लियरली है, उनसे पूछ लें अगर उनको भेजा है किसी ने जबरदस्ती तो। और आपको बताएं कि कुछ ही दिनों बाद सीएम मुराद अली शाह ने ऐसी बात कर दी जिससे महसूस होने लगा कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। जो है बगैर फॉरेन मिनिस्टर के चल रहा है, आपको वो नजर नहीं आ रहा? मुल्क के लोगों को बहुत परेशानी, ये एक छोटी सी चीज़ है, और अगर कोई एक छुट्टी पर चला जाते तो क्या वो मामला रुक जाएंगे? ऐसा नहीं होता।
वो मामला सही चल रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और एडी ख्वाजा के तकर्रुर के बाद से ही सूबाई हुकूमत और IG सिंध के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आने लगी हैं और उन्हें ओहदे से हटाने की बातें हो रही थी। और उनकी रुखसत के 2 रोज बाद ही साबिक SSP जो कि बहुत मुतनाज़िब, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं, मलीर के राव अनवार साहब, जिन्होंने सिंध में अपोजिशन लीडर को उनके घर से हिरासत में भी लिया था, बदउनवानी की तहकीकात में यकसर बरी हो गए, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ऐसी खबरें में आई कि अंदरूनी सिंध में बाअसर अफराद की शुगर मिलों को फायदा पहुंचाने का अमल भी शुरू हो गया, जिसमें सर फहरिस्त नाम आया था अनवर मजीद साहब का, जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी हैं। और इसी बारे में बेसिकली कोर्ट ने ऑर्डर्स क्या किए ये जानते हैं हम। बिल्कुल जी, और अभी हम बात करें नुमाइंदा जियो न्यूज अमीन अनवर के साथ। अमीन हमारे साथ है। अमीन, बताइएगा कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला क्या वाज़े तौर पर ये कहता है कि एडी ख्वाजा ही IG सिंध अब रहेंगे? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ पायलर और दीगर समाजी तंजीमों की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया है कि IG सिंध को खदशा है कि हटा दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेरिट पर भर्तियाँ की हैं। और साथ साथ उन्होंने मिसालें भी दी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची बेअमनी केस में सुओ मोटो जो एक्शन लिया था उसमें पुलिस को डीपोलिटिसाइज करने का हुक्म दिया गया था। और इसके अलावा नीता तुराब केस में सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे चुकी है कि ग्रेड 21 के अफसर को 3 साल की मुद्दत से पहले उसके ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। जबकि सिंध हुकूमत ने महज मार्च 2016 में एडी ख्वाजा को IG सिंध के ओहदे पर तैनात किया गया, जिसके बाद उन्हें 8 माह के बाद ही जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। और दरख्वास्त गुजार का यही कहना था कि खदशा मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स, उसके अलावा एक साबिक सेनेटर के भी हवाला दिया गया सईद गनी साहब का, कि उन्होंने कहा है कि अब वापस आने पर एडी ख्वाजा को अपने ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। लिहाजा दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये खदशा जाहिर किया गया है कि एडी ख्वाजा को पुलिस में मेरिट पर भर्तियां और इसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो बेहतर हुई है। इसके अलावा पुलिस के जो शहीद होने वाले एहलकार हैं सन कोटा, उन पर भर्ती और मुआवजे की रकम बढ़ाने के अलावा और भी बहुत सारी उनकी खदमात हैं। लिहाजा उन्हें ओहदे से नहीं हटाया जाना चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये हुक्म दिया कि सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह हुक्म दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो वाज़े अहकाम हैं कि ग्रेड 21 के अफसर को 3 साल की मुद्दत से पहले उसके ओहदे से नहीं हटाया जा सकता, लिहाजा उस पर अमल किया जाए। और 12 जनवरी यानी सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को प्रेसिडेंट बनाते हुए यह हुक्म दिया है कि इन ग्रेड 21 के अफसर को 3 साल के वक्फे के बाद ही हटाया जा सकता है और इससे कबल नहीं हटाया जा सकता, इसलिए इनको हटाए जाने के ऊपर स्टे ऑर्डर यानी हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है। और पिटिशनर्स में पिटिशनर्स में हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अमीन। पिटिशनर्स में मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन भी ने कहा जाता है शहजाद रुवाई साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि शहजाद, आपको कैसे ख्याल आ गया बैठे बिठाए कि आप अदालत जाएं और एडी ख्वाजा साहब के खिलाफ जो कार्रवाई मुमकिन तौर पर मुबैना तौर पर हो रही है उसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करें? एडी ख्वाजा साहब को बहाल करने के लिए ये पिटिशन नहीं दायर की गई थी। ये तो एक बहुत ज़बरदस्त काम हुआ इस पिटिशन की वजह से, बट इस पिटिशन का मकसद ये है कि 2002 का जो पुलिस ऑर्डर है वो दोबारा आ जाए। इस वक्त सिंध के अंदर 1861 का पुलिस ऑर्डर चल रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे पुलिस की कारकर्दगी बहुत बुरी हो जाती है, पोलिटिसाइज हो जाती है, उसका टेन्योर फिक्स नहीं होता। तो जब 2002 का ऑर्डर अगर पुलिस ऑर्डर आ जाएगा तो उससे ये होगा कि डीपोलिटिसाइज हो जाएगी पुलिस काफ़ी हद तक, एक टेन्योर होगा IG का, और उसके अंदर फिर पब्लिक सेफ्टी कमीशन की बात है। तो असल में हमारा मकसद था पुलिस को रिफॉर्म करना। देखें, एडी ख्वाजा साहब अगर आज आ गए हैं वापस तो हो सकता है हुकूमत इनको कल फिर हटा दे, फिर कोई और आ जाएगा उसको फिर हटा देंगे। तो किसी इंडिविजुअल को लाने से ये जंग नहीं जीती जाएगी। ये जंग जब जीती जाएगी जब आप पूरा सिस्टम को आप करेंगे। तो इस पिटिशन के जरिए दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट द फैक्ट कि आप भी इस चीज में इन्वॉल्व हैं और आप इतना पैशनेटली फील करते हैं अबाउट इट। आप ये बताइए कि आपके ख्याल में एडी ख्वाजा से किन लोगों को खतरा महसूस हो रहा है जो उन्हें हटवाना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं? देखें, ये तो बहुत मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है बताना कि किनको खतरा हो रहा है नहीं हो रहा, बट ऑब्वियसली जो हुकूमत होती है वो हमेशा चाहती है कि पुलिस उनकी बात सुने, और इलेक्शंस के अंदर इधर उधर हर जगह। तो और जब पुलिस बात नहीं सुनती तो वो उनको चाहते हैं कि हमारे अपने लोग हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि ये इंटरफेरेंस है बहुत ही ख़तरनाक किस्म की। और जब वो किसी की बात सुनते हैं तो फिर वो उनकी बात नहीं सुनते हुकूमत की, फिर वो 10,000 और लोगों की बात भी सुनते हैं। तो इसी तरह हमारी पुलिस करप्ट होती है।
तो मुझे लगता है कि इसको हुकूमत और पॉलिटिशियंस के इन्फ्लुएंस से निकालने के लिए ही ये पिटिशन दायर की गई है। तो ऑब्वियसली हुकूमत को खतरा होगा, ये कोई भी आईजी ऐसा आएगा जो कि हुकूमत की बात नहीं सुनेगा और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगा, तो उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया कि पैराडाइम चेंज हो के जी जो होता है वो लोगों का आईजी होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, वो हुकूमत की बात नहीं सुनता कि अगर एक गलत काम हुकूमत कह रही है। अच्छा शहजाद, जस्ट टू कंक्लूड इट, ये बताइएगा कि आप कराची के रहने वाले हैं, बीइंग अ सिटीजन ऑफ सिंध कराची, आप सिंध पुलिस की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? सिंध पुलिस की लगता है पाकिस्तान में कहीं पर भी आप ये कह सकते हैं कि आप पुलिस की जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन है, लेकिन इस वजह से पुलिस का कसूर नहीं है, हमारा हुकूमत का भी कसूर है, सोसाइटी का भी कसूर है। तो आई थिंक सब पुलिस को आप ब्लेम नहीं कर सकते आइसोलेशन में ले जाके कि जी पुलिस गलत करती है। आई थिंक एक सिस्टम का टूटा फूटा होने की वजह से ये मसला। बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद रॉय हमसे बात कर रहे थे। मुझे शहजाद, अभी अगर आप हमें सुन भी रहे हो तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, वो भी इतना कंसर्न फील करते हैं अपने शहर के बारे में, अपने प्रोविंस के बारे में, और वो एक एक्टिव रोल प्ले और पर्टिकुलरली शहजाद रॉय की बात करें तो ही हैज ऑलवेज बीन इन्वॉल्वड इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। एजुकेशन में तो उनका बहुत बड़ा नाम है। जो स्टारडम है उसको बड़े पॉजिटिव अंदाज में यूज किया, बट शहजाद इज प्राइमरीली अ सिंगर, और हमारा एक सिलसिला है कुछ बिछड़े हुए लोगों को याद करने का, और आज हम एक और गुलकार को याद कर रहे हैं, और वो हैं सिंध धरती की सुरीली आवाज जीजी ज़रीना साहिबा। आज इनकी सालगिरह है, अब वो हम में मौजूद तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी आवाज का जादू आज भी वैसा ही। बिल्कुल, और जो लोग ज्यादा शायद उनको याद ना हो कि हम किन की बात करें, जरा आप उनके गाने सुन लें और फिर हम मजीद बात करते हैं। Gigi Zarina is another example, Huma, who was politically and socially very active. एक तो she was married to the अवामी तहरीक के सरबरा रसूल बख्श पलीजो साहब, और अयाज लतीफ पलीजो की वालिदा हैं ये, और ये which is a surprise for us as well and which is must be a surprise for a lot of you as well। और इन्होंने ज़िया दौर में भुट्टो बचाओ तहरीक में भी हिस्सा लिया, जिसमें इन्होंने 2 साल कैद भी काटी। बिल्कुल, और कालाबाग डैम के खिलाफ जब से इन लोगों ने सारी एहतजाज वगैरह किया तो उन्होंने लॉन्ग मार्च में भी हिस्सा लिया और काफ़ी चार्ज रही हैं। आई एम वेरी ग्लैड कि हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे फेमस लोग हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं। आज उनके चाहने वाले इनकी बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन इनकी डेथ एनिवर्सरी 25 अक्टूबर को होती है। 2005 को वो हम सब से जुदा हो गई, लेकिन वही कि इनकी आवाज, इनके सुर वैसे बहुत ही खूबसूरत आवाज है, जस्ट द साउंड ऑफ सिंधी म्यूजिक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा और सुनते रहते हैं और ब्रेक। एंड वी मस्ट हैव ऑल हर्ड दिस। आज सुबह शो शुरू करते हुए हमने आपको बताया कि कराची में एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड फॉर्म ऑफ धुंध हमने देखी है सुबह, और अपेरेंटली अब ये पता चल रहा है कि ये जो धुंध है उसकी वजह से काफी मसले खड़े हो रहे हैं, खास तौर पे फ्लाइट ऑपरेशंस में। फ्लाइट ऑपरेशंस और ट्रैफिक की रवानी भी लाहौर वगैरह में तो मोटरवे भी मुतासर हो रही है, लेकिन कराची में एयरपोर्ट पर काफी लोगों की फ्लाइट से मुतासर हुई हैं। कहीं लोगों ने पहुंचना था, वो पहुंच नहीं पाए हैं धुंध के पास, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी, और कराची और लाहौर में रात 2 बजे से हद निगाह जिसे विजिबिलिटी कहा जाता है इंतहाई कम होने के बायस काफी परवाजें
मुतासर हुई, मुलतवी हुई, डिले हुई, कैंसिल भी हो गई बास फ्लाइट्स। और बैनुल अक़वामी और कौमी परवाजें इसमें दोनों शामिल थी, यानी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स। 3 परवाजों को मस्कत उतार लिया गया। अच्छा, पिछले दिनों आपको याद है सोशल मीडिया पर मजाक चल रहा था कि एक फ्लाइट को मस्कत ले गए। वो बेसिकली बाद में पीआईए तर्जुमान का क्लियरिफिकेशन भी आया था कि हम फोक की वजह से उसको मस्कत लेके गए थे, जिसको आज भी उन्होंने क्लियर किया है। कराची से जद्दा से जो कराची आ रही थी परवाज, उसको भी मस्कत उतार लिया गया। इसके अलावा दुबई से कराची आने वाली परवाज PK214, इसको भी मस्कत उतार लिया गया। और इस्लामाबाद से अबू धाबी जाने वाली परवाज PK261 को भी मस्कत उतार लिया गया। प्रॉब्ली एवरीबॉडी इज इन मैं सोच रही हूँ कि ये सारे मस्कत क्यों जा रहे हैं? व्हाट्स हैपनिंग इन मस्कत? अब्दुल्ला, हमें भी जाना चाहिए। पर जोक्स असाइड, ये काफी डेंजरस चीज भी हो सकती है। द गुड थिंग इज कि दे हैड एन अल्टरनेटिव प्लान। जो भी जहाज़ें मिड एयर थे, जो भी परवाजें मिड एयर थी, उनको वो मस्कत ले गए हैं या फिर जहां लैंड कर सकते हैं। सो देयर यू गो। और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इशू हुमा, जिसके बारे में हम कुछ रोज से बात भी कर रहे हैं और जिस पर हम आज भी बात करेंगे, बिकॉज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको उठाएंगे और इससे पूछेंगे इस सिलसिले में कि भाई हो क्या रहा है। व्हाई आर यू प्लेइंग विद आवर किड्स हेल्थ एंड आवर हेल्थ? और दूध में आप फॉर्मूलिन मिला रहे हैं, लाइक कोई हद होती है यार। और मुज़र सेहत दूध की हम बात करेंगे, और पानी भी, पानी जो बॉटल वाटर है उसके खिलाफ भी और मुज़र सेहत दूध के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन इस वक्त चल रहा है। और आवाम की सेहत का ख्याल करते हुए बताया गया है कि दीगर सूबे भी अब इसको शुरू कर दें, कम से कम बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि पंजाब में यह सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने नामी गिरामी कंपनी और दूध फरोशों के दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया, यानी कच्चा चट्टा खोल दिया है। मंगल के रोज नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में, जिसने समाअत की है। बिल्कुल, आपको बताएं कि दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर जफरुल्लाह ने अदालत को बताया कि PCSIR लेबोरेटरी में साबित हो चुका है कि खुले दूध के अलावा डब्बाबंद दूध में भी डिटर्जेंट पाउडर, गन्ने का रस और केमिकल मादे मिलाए जाते हैं। आई कैन नॉट बिलीव दिस। लिहाजा ये दूध पीने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों से दूध के 32 नमूने जो है वो लेबोरेटरी भिजवाए गए हैं और इतलात के मुताबिक पानी के 52 में से 27 नमूने जो हैं वो आलूदा निकले हैं, जिसके बाद वाटर प्लांट मालकान को लाइन पर आने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है, जिसके बाद इनके यूनिट सेल कर दिए जाएंगे। और दिस इज रियली अलार्मिंग। और ये जो फॉर्मूलिन और दीगर अज्जा मिलाते हैं, इससे मलाई भी, बालाई जिसे कहते हैं, वो बड़ी मोटी आती है। और मेरी अम्मी अमूमन कहती थी अगर दूध में बालाई अच्छी आए तो दूध बड़ा अच्छा है। सो दिस इज नो थ्रेशोल्ड फॉर दिस। देखिए, टाइम्स हैव चेंज्ड। टाइम्स हैव चेंज्ड। और इस मौके पर नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए थे कि जहरीला दूध पिलाकर शहरियों को मारने की कोशिश न की जाए। सो अदालत हैज बीन रियली स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर और अदलिया बच्चों को जहरीला दूध पिलाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकती। इसी पर हम बात करेंगे शख्स जिसने ये सारा मामला उठाया, डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। मेंगल साहब, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अब क्रैकडाउन तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर शहरों में क्रैकडाउन किया जा रहा है या फिर पूरे पंजाब को फोकस किया जाएगा इसमें? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से पहले कुछ लिमिटेड सैंपल्स उठाए गए थे। 10 पैस्चराइज्ड थे मिल्क के, 10 जो है UHT के थे और फिर चंद सैंपल्स थे जो कि पानी के थे। तो उसमें रिजल्ट्स चूँकि कुछ इनकरेजिंग नहीं थे, तो फिर वी कमिटेड जो है, फिर हमने अब तक 30 मजीद सैंपल्स उठाए हैं दूध के और 313 जो है वो पानी के सैंपल्स हमने पूरे पंजाब से कलेक्ट करके, ये एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं, कोई 10 दिन हो गए और इसको हमने भेजा हुआ है मुख्तलिफ जो हमारी इंटरनेशनली एक्रेडिटेड जो लेबॉरेटरीज हैं वहाँ से हमें रिजल्ट अभी मौसूल होना शुरू हो गए हैं। पानी के कोई 52 रिजल्ट आए हैं, जिसमें 27 के करीब ऐसे हैं जो कि अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। उसमें आर्सेनिक जो है मादा वो पाया गया है जो कि ठीक नहीं है। तो हम ने अपनी टीमें डिस्पैच कर दी है कि फ़ौरन जाके ये जो प्लांट्स हैं इनको जाके ये इनकी प्रोडक्शन बंद करें, ताकि पहले इनके मामलात हम सीधा करें, उसके बाद फिर इनको इजाजत। अच्छा नूर मेंगल, ये भी बताइएगा ये कार्रवाई जो है ये कब तक जारी रहेगी और क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऐन मुताबिक सब कुछ होगा? जी बिल्कुल, लेटर इन स्पिरिट में है और इसमें अश्योर यू एज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट पंजाब फूड अथॉरिटी ये नहीं है कि वन टाइम हम ये कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी SOPs ड्रॉ कर रहे हैं कि
साल में एक दफ़ा ये तमाम खाने पीने की जो अशिया हैं, वो चाहे बच्चों की वो टाफियाँ हैं या आइसक्रीम है या पीने का दूध है या जो है कोई एडिबल ऑयल है, ये साल में एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट हों अच्छे लेबॉरेटरी से, एक फूड प्रूफ सिस्टम हो, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, और उसके बाद फिर हम उनको स्टैम्प करें, उनको ब्रांड करें, ताकि लोगों को पता हो कि कौन सी चीज़ उनके लिए ठीक है और कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। तो ये हम बाकायदा इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह आगे आपको नज़र आएगा। हमने ब्रांड्स की रजिस्ट्रेशन का मतलब शुरू कर दिया है, और जैसे ही वो रजिस्टर करते हैं तो फिर हम उनको बुला के वी कैन टेक देम इन द फील्ड इन मार्केट। उसमें हम सैंपल्स उन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी मौजूदगी में वो सैंपल्स उठा के हम टेस्ट करवाएंगे, और फिर उसके बाद अगर उनमें कोई कमी कोताही होगी वो हम उसमें हम उनको टाइम देंगे कि जी वो प्रोडक्शन अपनी बंद करके रेक्टिफिकेशंस कर लें, और उसके बाद फिर टेस्ट करा के द मोमेंट दे पास इट, तो फिर जो है ना वो चीज़ें मार्केट में आनी चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए जो कि मुज़र सेहत हो। जी बहुत शुक्रिया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमील मेंगल साहब हमें बता रहे थे कि किस तरह से कार्रवाइयां आगे बढ़ाई जा रही हैं और फैक्ट्रियों को सील भी किया गया। बहुत ही ये अलार्मिंग सिचुएशन है। मतलब दूध कोई ऐसी चीज है जो कि डेली डाइट में हर किसी की, ना सिर्फ बच्चे लेकिन बड़े भी, एवरीबॉडी टेक्स मिल्क। और अभी जियो न्यूज पे मैं रिपोर्ट देख रहा था कि गुजरावाला के पहलवान बड़े मुतासिर हुए, उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया। उनकी खुराक का बड़ा अहम हिस्सा होता है दूध और दही। सो अगर मिलावट शुदा दूध बेचेंगे तो फिर पहलवान किस तरह से पहलवानी करेंगे। उम्मे फरवा हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं, हमारी रिपोर्टर हैं उम्मे फरवा। ये बताइएगा कि बड़ा सख्त फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था, लेकिन मुजरे से दूध का मामला ऑब्वियसली पुराना है, इस पर आज तक कोई भी एक्शन लिया गया है कि नहीं? जी बिल्कुल, ये सिर्फ दूध का मामला ही नहीं है। पंजाब के अंदर और भी बहुत से खाने पीने की चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक्शन हमने देखा है। माजी की निस्बत 1-1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा इस पे काम हुआ है, और फूड डिपार्टमेंट ने आके काफ़ी एक्टिवली जो है इस हवाले से काम किया। पहले तो सिर्फ चिकन या गोश्त वगैरह हम देखते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी और मुजरे सेहत जो गोश्त होता था उसको पकड़ा जाता था। लेकिन इसमें हमने ये चीज़ देखी है कि 3 माह के दौरान जो है 3 लाख से ज़ायद दूध जो है उसको तल्फ किया गया है, और ये वो दूध है जो कि मुजरे सेहत है। और इसमें जो शहर है जहाँ से ये दूध सप्लाई किया जा रहा था लाहौर में, वो पिंडी है, फैसलाबाद है, लाहौर है, तो ये गुजरावाला है। अब तक यहाँ से 3 लाख से ज्यादा दूध जो है अब तक तल्फ किया जा चुका है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि कितना ज्यादा दूध है। और शहरों में अगर देखा जाए, पंजाब के और इस्लाम में जाया जाए, तो वहां पे पता नहीं कितना ज्यादा मुझे सेहत दूध जो है वो होगा। तो इस हवाले से जब ये एक्शन लिया गया है, माजी में भी हजारों के करीब जो है तादाद में दूध वो इस तरह तल्फ होता रहा है, लेकिन इस दूध की कीमत जो अगर आप देखो तो किसी दूध वाले ने 80 रुपए लगाया होगा दूध, किसी ने 90 रुपए लगाया होगा, किसी ने 100 रुपए लगाया होगा। लेकिन जब इसका टेस्ट किए जाते हैं तो पता चलता है कि ये पीने के काबिल ही नहीं है। और यही वजह है कि हड्डियों की बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा हमें देखने में आ रही है, खासतौर पे बच्चे तो अब दूध बिल्कुल भी नहीं पीते, और खासतौर पे खुला दूध जो है उसकी वजह यह है कि जब आप खुले दूध को बॉयल करते हैं तो हमने देखा कि वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, और या उसका कलर चेंज हो जाएगा। आपका उम्मे फरवा हमें लाहौर से अपडेट कर रही थी, और वो ये कह रही थी ये तो दूध का मामला लाहौर में तो बड़ा कुछ खिला दिया गया। मुझे इस बात पे ऑलरेडी गुस्सा चढ़ चुका है। कोई चीज है जो हमने अपने मुल्क में साफ छोड़ दी हो, कोई खालिस छोड़ दी हो, मतलब दूध में भी अब आप मिलावट करें, देयर इज नथिंग लेफ्ट। दूध जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड टू बच्चे, टू चिल्ड्रन है, आपने उस चीज को भी खराब कर दिया। आई एम वेरी अपसेट। कैंडीज तक जाली बनती है। हम ब्रेक ले रहे हैं अंदर भाई। एग्जैक्टली, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी हैव अ लॉट मोर आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। More money. If Scarlett Johansson is making more money, I'm sure she will have a lot more friends as well. But हम यहाँ पे बात करेंगे दो दोस्तों की जिनके दरमियान आजकल कुछ चपकलिश जिसे कहा जाता है ना, as in differences चल रहे हैं, और वो है अमेरिका और इजराइल। हुआ ये है जनाब के इजराइल फलस्तीनी इलाके में सैकड़ों घर बनाने लगा है, और सेहूनी रियासत अक़वाम मुत्तहिदा और मगरब के खिलाफ यकसर खड़ी हो गई एकदम से। बिल्कुल, आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने हफ्ते को इजराइल की जानिब से मकबूजा फलस्तीन के इलाके गर्ब और
उर्दन, सही मैंने कहा ना, गरबे उर्दन में यहूदी बस्तियों की तामीर के खिलाफ करारदाद मंजूर की और करारदाद में इजराइल से बस्तियों की तामीर रोकने और फिर मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया गया और साथ ही साथ मकबूजा इलाकों में यहूदी बस्तियों की तामीर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दी गई। और यही नहीं, ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका है, बल्कि करारदाद में भी कहा गया है कि इसराइल का ये इक़दाम मशरिक़ वस्ता तनाज़े के 2 रियासती यानी कि 2 स्टेट सोल्यूशन की राह में रुकावट है। सलामती काउंसिल के 15 रुकन ममालिक में से 14 ने करारदाद की हिमायत में वोट डाले थे, मगर अमरीका ने माजी के बरखिलाफ अनप्रेसिडेंटेड अमरीका का यह सिलसिला रहा। इस मरतबा इसराइल के हक में वीटो करने के बजाय राय शुमारी में हिस्सा ही नहीं लिया और ये 8 साल में पहला मौका था। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट सलामती काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से फलस्तीन और इसराइल से मुताल्लिक कोई भी करारदाद पास की गई हो। बिल्कुल जी, और आपको बताएं कि इजरायली वजीर आज़म जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पर इतने नाराज़ हुए कि यहाँ तक कह दिया कि ये सब सदर ओबामा का किया कराया है, उन पे पूरा ब्लेम कर दिया उन्होंने और ये कहा कि करारदाद पर अमल करने का पाबंद नहीं, डिफाई इन्होंने किया और इनका कहना था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस करारदाद के मनफी असरात को ख़त्म किया जा सके। और उनका ये भी कहना था कि अब इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी करेगी। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो बड़े बड़े एक्टिव नजर आए, ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा लगा रहे हो शहजाद रॉय का गाना है ना, लगा रहे तो थपकी दी है उन्होंने इसराइल को और उन्होंने कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं है। और मिस्र के प्रेसिडेंट को फोन भी किया था इस सिलसिले में। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन केरी की बात करेंगे जिन्होंने भी सिलसिले में अहम बयान दिया इसराइल के पास। उन्होंने कहा कि एक ही रास्ता है, जमहूरी रियासत बने या यहूदी रियासत। इसराइल और फलस्तीन में अमन 2 रियासती हल से ही मुमकिन है और सूरत हाल में नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जैसे हमने बात की, ट्विटर पैगाम इसराइल को थपकी दे डाली। उन्होंने बोले कि इसराइल अपने मौक़िफ़ पर डटा रहे, बस मेरे हलफ उठाने का इंतजार करें, मैं सब मामला सेट कर देता हूं। वो होता है ना किसी एक दोस्त का हम इंतजार कर रहे होते किसी मुश्किल सिचुएशन में पड़े हुए कि भाई वो आ जाए तो फिर सब मामला सेट हो जाएंगे। लेकिन अब्दुल्ला आपने जो ये बात की है ना, जस्ट द वर्ड्स कि मैं सारे मामला सेट कर दूंगा, ये ऑब्वियसली ये बड़ी वो वाली लैंग्वेज है जो हमारे टाइप की लैंग्वेज होगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप भी बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। कभी आप उनकी ट्वीट्स पढ़ें और उनके बयानात देखें, उनकी लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं लगता कि वो हेड ऑफ स्टेट हैं, इतने अमेरिका के हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, उनकी जबान से उनकी लैंग्वेज से बिल्कुल ऐसा कभी नहीं लगता। हमारे पास और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, बहुत सी बातें करेंगे। एटीएम में पिन डालते हुए किस तरह से आपने पीछे वालों से बचना है ये भी हम आपको आज दिखाएंगे, लेकिन इस शॉर्ट हेडलाइन ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। जियो पाकिस्तान, जीते रहो पाकिस्तानियों। होपफुली आप सब लोग उठ गए होंगे, हशाश बशाश होंगे और हमारा साथ दे रहे होंगे। इतना अच्छा, मैं थोड़ा सा सो रही थी, आपने इतना ऊंचा मैंने ज्यादा ऊंचा बोला कि आज का दिन जो है एनर्जी और एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन से भरपूर गुजरे, इसके लिए हमारा शो देखना बहुत जरूरी है। अगर कोई फीडबैक हो तो जियो पाकिस्तान ट्विटर पे दे सकते हैं। बिल्कुल, जियो पाकिस्तान टीवी। लेकिन सबसे पहले इस तरह तो हम सारी बातें यहीं शुरू कर देंगे, बहुत सी बातें आपसे करनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपको दिखानी है। लेकिन सबसे पहले इस घंटे की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान भर में खुश्क मौसम चल रहा है, अगले 40-50 दिनों में भी बारिशों का चांस नहीं। हालात यूं ही रहे तो फसलें शदीद मुतासर होंगी, सूरत हाल परेशान कुन है। पाकिस्तान में पिछले 4 साल में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 15 लाख से 3 करोड़ तक जा पहुंची, लेकिन इंटरनेट सर्विसेज आलमी मयार के मुताबिक नहीं। हुक्काम इस तरफ भी तवज्जो दें। ऑलराइट, आपको हम कितनी बार ये बात बता चुके हैं कि एटीएम जब आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो पिन आप अपनी डालते हैं उसको आपको ज़रा छुपा के डालना चाहिए, बिकॉज वो अक्सर औकात इस तरह होता है कि लोगों ने कुछ सर्वेलेंस, कुछ कैमरास कुछ लगाया होता है, दे कैन डिटेक्ट कि आप क्या दबा रहे हैं। और दरवाजा भी बंद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ओपन एयर एटीएम हो तो फिर किस तरह से छुपाना है एटीएम पिन को, ये आप जरा देखिए। So he practically did both.
मतलब बेसिकली आप डराएं धमकाएं और लोगों को दूर रखें। और देखा था आपने वो जो वैसे पैसे ड्रॉ कर रहा था, एटीएम जो यूज कर रहा था, वो बिल्कुल उसके ऊपर झुका हुआ था। डोंट माइंड इफ यू थिंक कि आप बहुत ही अजीब लगेंगे करते हुए, कर ले। पंजाबी में से कहते हैं तरा निकाल ले। हाँ, वो तरा तो उसने निकाल ही दिया था पिछले वाले का। लेकिन कहने का मतलब है कि ये सीरियस सिचुएशन है और आप जब अपना पिन कोड डालते हैं उसमें तो प्लीज जरा छुपाया करें। वैसे तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, हाथ भी ऊपर रख लेना ऐसे ऐसे करके तो वो भी काफी है। सो अब हम क्या करने वाले हैं हुमा? जी अच्छा जी, अब हम मौसम का हम आज सुबह से बात कर रहे हैं कि मौसम जो है वो बड़ा ही कुछ अनप्रिडिक्टेबल सा हुआ है। कराची की भी हमने धुंध की बात की थी, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द सीरियस इशू के बारिशें जो नहीं हो रही, ये एक मसला क्रिएट कर सकता है और कर भी रहा है। पाकिस्तान में मौसम खुश चल रहा है और बारिशें ना हुई तो हालात मुश्किल हो जाएंगे, मजीद मुश्किल हो जाएंगे। और पाकिस्तान में जारी तवील खुश्कसाली और आबी ज़खायर में पानी की सतह कम होने से जो है अब कहा जा रहा है गंदम की फसल मुतासर हो रही है। और इन हालात में महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा माह में भी तेज बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। और दूसरी जानिब पानी की तकसीम के इदारे जो हैं जैसे कि इरसा ने खबर दी है कि खुश्कसाली के सबब मंगला और तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल के करीब है, बिल्कुल लोअर लेवल जिसको रेड कहते हैं वहां तक पहुंची है। और यहाँ तक कि आबी ज़खायर में मौजूदा पानी फसलों को सैराब करने के लिए भी नाकाफी है। सो ओवरऑल द सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग। रवा साल की बात करें तो रबी के मौसम में 17% पानी की कमी की पेशगोई की गई थी, लेकिन खुश्क साली की वजह से पानी दस्तयाब ज़खायर में मौजूद नहीं था और मजीद इसमें कमी आ चुकी है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ये कहता है कि 3 माह से जारी खुश्क साली फौरी तौर पर खत्म होने का इम्कान नहीं है, यानी कि अभी मजीद इंतजार बाकी है। इसके लिए दुआ करनी चाहिए, नमाज इस्तिस्का का भी एक सिलसिला होता है वो भी पढ़नी चाहिए। महकमा मौसमियात के बकौल खुश्क साली की वजह मौसमियाती तब्दीलियां हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी इसकी एक बड़ी वजह है। साल 2015 से 2016 में मौसमियाती पैटर्न एल नीनो की वजह से मुल्क में बारिश नहीं हो रही है और ये खुश्क साली कब तक जारी रहेगी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, और इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमिया डॉक्टर गुलाम रसूल, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मुल्क में कम बारिशें तो हो ही रही हैं, इसकी वजह आप हमें बता दें और बारिश ना होने की वजह से पानी के ज़खायर में कितनी कमी वाक़ई है? ये मौजूदा मौसम जो खुश्क चल रहा है इसकी बुनियादी वजह क्लाइमेट चेंज है और क्लाइमेट चेंज में ख़ास तौर पे एक फ़िनोमेना एल नीनो कहलाता है। ये ऐसा अमल है जिसके ज़ेरे असर बहरुल काहिल का पानी अचानक गर्म शुरू हो जाता है और जिस वक्त बहरुल काहिल का पानी गर्म हो जाता है तो दुनिया भर के वेदर सिस्टम्स जो हैं उनमें शिफ्ट आती है। उसमें पाकिस्तान जो है वो ख़ास तौर पे एल नीनो वाले सालों के बाद बहुत मुतासर होता रहा है खुश्क साली से। 1982-83 में भी ऐसा एल नीनो ईयर था और 6-7 महीने की खुश्क साली से पाकिस्तान दो चार रहा। फिर 1997-98 में भी एल नीनो आया और उसकी वजह से 3-4 साल तक पाकिस्तान जो है वो ड्राउट की लपेट में रहा। 2015-16 जो है ये भी एल नीनो के साल थे और अप्रैल मई में 2016 में एल नीनो का असर ख़त्म हुआ। अब उसके बाद ड्राई स्पेल जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा गुलाम रसूल साहब ये फरमाइएगा कि ये खुश्क साली, ये खुश्क मौसम कब तक जारी रहेगा? बारिशें कब तक नहीं होंगी खुदा न खास्ता? और क्या खबर है एल नीनो जिस इफेक्ट का आप तस्करा कर रहे हैं, क्या ये गैर मामूली सूरत हाल है? जी, मौजूदा खुश्क साली का जो दौर इस वक्त पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिए हुए है ये अभी चंद महीनों तक बरकरार रहेगा। अभी जनवरी में भी कोई अच्छी बारिशों की तवक्को नहीं है, 1-2 बारिशें ज़रूर होंगी मगर वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों तक महदूद रहेंगी। उसमें गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में हल्की बर्फ़बारी का बायस बनेंगी और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके, कश्मीर और पंजाब के शुमाली इलाकों में हल्की बारिश होगी। मगर पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके जो हैं वो जनवरी में भी अच्छी बारिश से महरूम रहने की। अच्छा ज़रा इन्वायरमेंटल डैमेज की बात कर लें डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि माहौलियाती नुकसान किस कदर होने के खदशात हैं इस वजह से?
खुश्क मौसम माहौलियाती एतबार से बहुत ख़राब मौसम काउंट होता है। उसकी वजह ये कि गाड़ियों से निकलने वाला, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं या गैसों का अखराज, और उसके साथ साथ जब ज़राई मैदानों में फसलों के फजला को जलाया जाता है तो उससे निकलने वाला धुआं जो है वो फ़िज़ा में मुअल्लक़ हो जाता है, और खुश्क साली में ख़ास तौर पे गर्द गुबार का भी बहुत असर होता है। जी जी, महकमा मौसमियात डायरेक्टर जनरल गुलाम रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और हुमा, एल नीनो ही वही इफेक्ट है जिससे आप सर्दी में तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन गर्मी में जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता था ना, फील्स लाइक, लेकिन 35 डिग्री है लेकिन फील्स लाइक 42 हो रहा है। लगता है। और हमने इसके बारे में भी शो में कुछ महीने पहले भी हमने इसकी बात की और खुश्क सर्दी की वजह से लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं आजकल, चाहे लाहौर हो, कराची हो, पंजाब, सिंध, हर जगह हर तीसरा बंदा जिससे आप मिलते हैं उसको फ्लू है, गला खराब है, तो ये भी बारिश ना होने की वजह से। बिल्कुल, और ये होता जा रहा है, कुछ सालों से हम देख रहे हैं। इसलिए हमें मुल्क में वाटर रिजर्वोयर्स की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा, मतलब डिफरेंट लोकेशंस में दिस इज द नीड ऑफ द आवर, और ये बढ़ती चली जाएगी। क्रिकेट की कुछ बात कर लें, क्योंकि क्रिकेट में क्या हमारा हाल है, हम ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, और मैच हमारे हाथ से किस तरह निकला है, और हुआ क्या, बारिश की वजह से भी वैसे तो बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन एक वक्त में लोग बारिशों के लिए दुआ कर रहे थे, बारिश के लिए, मैच के ऑस्ट्रेलिया के लिए दुआ कर रहे थे कुछ हो जाए, हम ही लोग कर रहे थे कुछ हो जाए, और इसके लिए हु बेटर देन सैयद याहया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू याहया, गुड मॉर्निंग टू यू, और बताएं आप हमें जरा अपडेट करें, इन्फॉर्म करें कि क्या हो रहा है, किसने कैसा खेला। देखिए, बॉक्सिंग डे पर टेस्ट मैच शुरू हुआ, वेरी नेक्स्ट डे जो क्रिसमस के बाद होता है उस बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेलाता है मेलबर्न में, और सब समझ रहे थे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है मेलबर्न में, लेकिन तीसरा फरीक जो है वो बारिश हो गया इधर, और उसने भी अपनी पूरी बारी ली। अजहर अली ने डबल सेंचुरी किया, स्मिथ ने 100 किया, वार्नर ने 100 किया, तो बारिश ने भी खूब जमकर बैटिंग किया मेरे ख्याल है मेलबर्न में, जब दिल चाह आ गई और जब दिल चाह चली गई। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है कि बारिश नहीं होती तो ये मैच कहीं डिफरेंट होता, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात यह है कि बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया में हमने पहले 450 किए ब्रिस्बेन में और अब 443 किया। दैट इज ट्रू, लेकिन एटलीस्ट हमारा एक वो जो मैसेज अक्रॉस है, हमारा बॉडी लैंग्वेज जो अक्रॉस जा रही है, दैट वी आर फाइटर्स। मतलब शायद वहाँ किसी ने सोचा हो, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि पाकिस्तान ज़रा वीकर टीम है या जो हमने शुरुआत की, ऐसा कुछ नहीं है। सो वी आर फाइटिंग फिट। हुमा, देखिए, एक चीज़ जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो ये हो रही है कि हम ऑस्ट्रेलिया में समझ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारी टीम स्ट्रगल करेगी जिस तरह न्यूजीलैंड में जाकर हमने स्ट्रगल किया, लेकिन जो अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए वो ये है कि बैटिंग से हमें बहुत ज़्यादा डर था, लेकिन हमारी बॉलिंग ने वैसा डिलीवर नहीं किया है। न्यूजीलैंड इतनी अच्छी बॉलिंग साइड नहीं थी, उसने हमें बहुत मुश्किल सूरत हाल से 2-4 किया, 2 टेस्ट मैच हम वहाँ हार गए, और ऑस्ट्रेलिया में आप 443 करके वो बॉडी लैंग्वेज आपके बॉलर्स की नहीं थी जिस तरह। इसी पे बात करेंगे, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बॉलर्स अगर परफॉर्म कर जाते, फील्डिंग अगर अच्छी होती, 2 कैचेस ड्रॉप ना होते, तो ये सूरत हाल ना बनती। तो किससे एक्सपेक्टेशन थी बॉलिंग लाइन की अगर बात करें, जो वो नहीं डिलीवर कर पाए। बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया, सारी गेम आ गई थी इनके कोर्ट में। बिल्कुल अब्दुल्ला, आपने ठीक कहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें यासिर शाह के साथ थी कि यासिर शाह यहाँ पर मुश्किल सूरत हाल से 2-4 करेंगे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को, लेकिन इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में 3 इनिंग में वो सिर्फ 5 विकेटें हासिल कर सके हैं, और आज उन्होंने 150 प्लस रन दिए। बहुत ज़्यादा हम उन पर रिलाई कर रहे थे कि कुछ करें, यासिर शाह कर नहीं सके, और कल जिस तरह उस्मान ख्वाजा ने उन पर अटैक किया है, लगता है कि पूरा प्लान करके आए हुए थे ऑस्ट्रेलियंस के, कैसे उन्होंने हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है यासिर शाह को। ऑन द अदर साइड अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच अजहर महमूद दावा तो कर रहे हैं कि जी हमने अपनी खामियों पर काबू पा लिया, लेकिन आप देखें वार्नर को कल बोल्ड किया वहां पे, आज वो नो बॉल हो गया, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और अच्छी बात यह है कि आपकी बैटिंग चल रही है, लेकिन बॉलिंग से जो आपको उम्मीदें थी उस पर आपकी अमूमन यही होता था याया कि हमारी बॉलिंग चलती थी और हमारी बैटिंग नहीं चलती थी, लेकिन अगर बैटिंग चल गई है तो बॉलिंग ने वो डिलीवर नहीं किया, तो अब इस मामला को कौन ठीक करेगा। लेकिन कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुआ, आप भी आई एम श्योर इत्तेफाक करेंगे, मतलब ये कोई एक चांस की बातें होती हैं कि बिकॉज़ वी आर नोन टू बी बॉलिंग काइंड ऑफ अ टीम, क्या कर रहे हैं इसमें? लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे पानी के मसले पे, याया आप पे हम दोबारा आएंगे, बात करेंगे। और पानी के मसले की बात करें तो हमारे डैम्स में, रिजर्वायर्स में पानी कम होता जा रहा है, किसान परेशान है, बारिशें नहीं हो रही हैं, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपको पता है कि रिजर्वायर्स में पानी कम हो रहा है, किसान परेशान है, हुकूमत ने कोई तैयारी की है, कोई मनसूबाबंदी है इस सिलसिले में? देखिए, ये तो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन या क्रिटिकल लेवल्स पे पानी जो है हमारे रिजर्वायर्स में पहुंचा हुआ है,
और उसकी मेन वजह जो है वो बारिश का ना होना। इस वक्त तरबेला में जो इस वक्त 0.65 जो है एकड़ फीट जो है वो पानी मौजूद है, और पिछले साल इस वक्त जो है 3.23 था, यानी 0.65 इस वक्त है। पिछले साल इस वक्त जो है 3.23 था, और जो मैक्सिमम स्टोर जो है वो हमने इससे भी ज़्यादा स्टोरेज जो है की हुई है। इसी तरह जो है मंगला में भी जो है वो इस वक्त कैपेसिटी उनकी 7.4 है, इस वक्त 0.68 है, और लास्ट ईयर इस वक्त 3.26 था। तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। हम इस वक्त टोटली डिपेंडेंट जो है वो बारिश पे हैं, क्योंकि रेजरवायर्स में या तो ग्लेशियर से पानी आता है या बारिश से पानी आता है, और जैसा कि आपको पता है और आपने भी फरमाया भी है कि बारिशें नहीं हो रही, और ये पानी जो है हम इसको रोका हुआ है जो इस वक्त जो भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा ख्वाजा सर, एक सवाल, ये पानी का जो इशू है और बारिशों का ना होना, ये सिर्फ इस साल नहीं हुआ, ये रिकरिंग इशू है। पिछले कुछ सालों से देखें तो ये कम ही होता जा रहा है। अब वाटर रिजर्वोयर्स जो कि बहुत ज़्यादा होने चाहिए मुल्क में बहुत कम है, यही बताया जा रहा है कि उन पे भी जो लेवल है वो डेड लेवल कहा जा रहा है। अब दिस इज गोइंग टू क्रिएट अनदर प्रॉब्लम जो कि है लोड शेडिंग की। आपको लग रहा है कि हम उस तरफ भी जा रहे हैं, पानी भी खत्म हो रहा है, लोड शेडिंग भी ज़्यादा होगी? कहने लगा था कि ये दिस विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन लोड शेडिंग, क्योंकि सूबे जो भी पानी है इस वक्त हमारे पास है वो रिलीज नहीं करने देंगे, वो अपनी फसल के लिए उसको सेव करेंगे, और इरसा जो है वो हमें पानी रिलीज नहीं करने देगा। जब पानी रिलीज नहीं होगा तो फिर जो है बिजली भी जो है कम से कम पन बिजली जो है हाइडल जो है बिजली वो पैदा नहीं होगी। लेकिन सिचुएशन बिजली की इतनी क्रिटिकल नहीं होगी, क्योंकि ये लो डिमांड का जो है वो टाइम है, और वैसे भी इस वक्त जो है पानी का लेवल बड़ा लो होता है, और हम जो है 1000-1200 बिजली जो है इन दिनों में दिसंबर जनवरी में 1000-1200 मेगावाट या 1500 मेगावाट जो है वो पैदा करते हैं हाइडल बिजली जो है। तो इसलिए अगर डिसअपीयर भी सिस्टम से होगी तो 1000-1500 मेगावाट होगी। पीक्स जो है हमारा बरसात में होता है, जिसमें हम तकरीबन 7000 मेगावाट के करीब जो है बिजली पैदा करते हैं पानी से। तो इसलिए बिजली की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल नहीं होगी, उसमें होगी लोड शेडिंग पे इफेक्ट होगा, लेकिन इतना ज़्यादा अल्लाह के फजल से नहीं होगा। लेकिन पानी जो है ना वो दैट इज़ मच मोर क्रिटिकल देन द बिजली। वो उसका अगर जनवरी में बारिशें नहीं होती और ये थोड़ा सा मदद नहीं मिलती पानी का लेवल हाई करने से, तो फसल के लिए भी पानी जो है हो सकता है मुयस्सर ना हो उतना जितना चाहिए। तो ये इसका हल सिर्फ ये है, इस वक्त हुकूमत जो है एक्टिवली न्यामर बादशाह के जो रेजरवायर है, पावर हाउस बाद में बन जाएगा, लेकिन रेजरवायर हम पहले बना रहे हैं, अपने रिसोर्सेज से बना रहे हैं। इसी तरह जो मंडा डैम, जिसको मोमन डैम है जिसका नाम, उसके रेजरवायर के ऊपर भी काम हो रहा है, और हमें हमारी कोशिश है कि अगले साल उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल जो है उसके ऊपर इनिशिएटिव ले लिया जाए, और 4-5 साल में इन 2 रेजरवायर्स के ऊपर तो काम हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि रेजरवायर जो है पॉलिटिकल इश्यूज बन जाते हैं, और उसकी वजह से बेशुमार दहाइयाँ गुजर गई हैं और हम इस इशू को हल नहीं कर सके। लेकिन हम जहाँ पे मुतनाज़ा जगह नहीं है उधर रेजरवायर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और 2 रेजरवायर्स ये बड़े रेजरवायर्स होंगे, जिसका मैंने इनको आपको बताया है कि ये कुछ ना कुछ सिचुएशन जो है वो उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, यानी आपने कहा कि रेजरवायर्स बना रहे हैं और सिचुएशन कंट्रोल में है। क्या ये अखज़ कर लिया जाए कि अगर बारिशें नहीं होती तो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इस सिलसिले में, सब अंडर कंट्रोल है हुकूमत के? बिल्कुल है लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी रेजरवायर्स जो है इरिगेशन के लिए जो है वो बनाने के लिए। लेकिन मेरे भाई मैं यहाँ पे एक अर्ज करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे पानी की वेस्टेज भी बहुत है। हमारे यहाँ पे शहरों में मीटरिंग नहीं है, पानी के ऊपर पानी मीटर्ड नहीं है, जो उसका बेतहाशा जो है बेदर्दी के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे पास अनलिमिटेड
सोर्स है। इसी तरह हमारी जो इरिगेशन की टेक्निक्स हैं वो आज से 3000-4000 साल कबल जो इरिगेशन की टेक्निक्स थी वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय इसके कि ड्रिप इरिगेशन या कोई और तरीके इस्तेमाल के जिससे पानी जो है उसकी कफ़ायत की जा सके। लेकिन सिचुएशन ये है कि पानी की इतनी किल्लत होने की वजह से स्ट्रेस्ड कंट्री है हम इस वक्त 6 दुनिया का पानी के लिहाज से, और अब पानी हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि शायद जैसे सारी दुनिया का पानी हमारे पास मौजूद हो। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये एक वाटर पॉलिसी जो है हम बना रहे हैं इस वक्त, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ, इसमें हम हुकूमत को ये रिकमेंड कर रहे हैं कि पानी के जो फ्री इस्तेमाल है उसको कोई ना कोई उसका तरीका इस तरह बनाया जाए कि लोगों को एहसास हो कि ये पानी जो है इसको ज़ाया नहीं किया जा सकता। बारिशें यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है, मैं एक और बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट है ऊपर दुनिया में नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है या मनफी असरात जो हैं उसमें पाकिस्तान दुनिया के ममालिक में 8वें नंबर पे है, और क्लाइमेट ख़राब करने वालों में से 136वें नंबर पे है। यानी हम क्लाइमेट ख़राब करने में हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो बड़ी नेग्लिजिबल है, लेकिन उसके असरात जो हैं ख़ुसूसन इस एरिया में जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बारिशें कम हो रही हैं, जब सैलाब आते हैं तो इस तरह आते हैं कि जैसे कोई हर दफ़ा तारीखी सैलाब ही आ जाता है। तो ये सिचुएशन है, लेकिन हम इस सिचुएशन के साथ फाइट करने का बेहतरीन तरीका यही है कि जो हमारे पास वसाइल हैं पानी के उनको हम कफ़ायत के साथ इस्तेमाल करें और साथ रेजर्वोयर्स जो है वो बिल्टअप करें। हमारी साथ किफ़ायत के साथ पानी का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया आपका वफाकी वज़ीर बराए पानी बिजली ख्वाजा आसिफ साहब। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुमा ये है सबको पानी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। हम गाड़ियां धोते हैं तो धोते चले जाते हैं, हम टायर धोते हैं तो धोते चले जाते हैं, तो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। ख्वाजा साहब ने एक हमें इत्मीनान करवा दिया कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, कि उनके अपने वर्ड्स हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। उन लोगों को हुकूमत को बड़ी अच्छी तरह पता है कि क्या क्राइसिस हैं पानी के। वाटर रिजर्वोयर्स की भी उन्होंने बात की, कुछ उन्होंने टाइमलाइन भी दिया कि अगले साल तक ये चीज़ें कुछ बेहतर भी हो जाएंगी। वी कैन ओनली होप फॉर दैट। लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट। मोर प्रेसिंग प्रॉब्लम्स मेरा ख्याल है इस वक्त हमारे पास है। आज अजहर अली को एक वो गेंद भी लगी है, मतलब हमने जब शुरू किया है शो अपना तो उनको हेलमेट उन्होंने पहनी हुई थी, सर पे लगी है। मतलब इस किस्म की चीज़ें भी आपको लगता है कि इफेक्ट करेंगी समथिंग इन आवर मैच, कुछ मोरल, एक एडेड कर दूं मैं सवाल कि या व्हाट शुड बी एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस मैच? अब क्या होगा मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? देखिए अजहर अली को इतनी ये जो बॉल लगा है ये पहली दफा नहीं लगा है इनको बॉल, इससे पहले भी इनको बहुत सी ऐसी बॉलें लगी हैं। और ये जहां पर ये जो फील्ड जिस जगह पर ये खड़े हैं ये तो आप समझ लें कि ऐसी जगह है जहां पर आपको बॉल लगती रहती है। यानी ये कॉमन चीज है, ये कोई इतनी इनको लगी है। अच्छी बात है कि कुछ इतना ज्यादा पेन अगर 2 सेशन में वो बॉलिंग करते हैं। बाजार ये टेस्ट मैच अब ड्रॉ की तरफ जा रहा है, कोई जादू ना हो जाए तो अलग बात है, लेकिन बहरहाल यही लग रहा है कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ। बट ड्रॉ इज ऑलवेज बेटर देन हारना। So draw is good. नहीं हारना डेफिनेटली, क्योंकि हम सीरीज में 1-0 के खसारे में, तो कोशिश यही होनी चाहिए थी कि टॉस जीत के हम बैटिंग हमने की है, जीतना चाहिए था, लेकिन बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हुआ। अब सिडनी की तरफ हम जाएंगे, सिडनी में क्या होता है we can only hope कि वहां क्या होगा। Thank you so much आप आए और आपने हमें अपडेट दिया है। वेरी क्विक ब्रेक और उसके बाद हम मिलते हैं और बहुत बातें हैं जो करनी है। अच्छा, एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, कल उनकी डेथ हुई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ हैरान कुन चीजें हुई हैं कि एक दिन पहले हॉलीवुड अदाकारा कैरी फिशर के इंतकाल। खैर ये एक इस किस्म का मामला था जो हम आपके पास बताना चाहते थे कि ऊपर तले की बात कि बेटी कल डेथ हुई और मदर की अब, लेकिन एक चीज, ये सारी चीजें हमें न्यूज मिलती कहाँ से? इंटरनेट से। तो जरा पाकिस्तान में इंटरनेट के हवाले से आपको बता देंगे, पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। ये मेरा ख्याल है हम सारों को पता भी है, और इंटरनेट सर्विसेज भी तेज रफ्तारी से बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज भी हैं। पाकिस्तान में 4 साल के दौरान आपको बताएं कि इंटरनेट सार्फिन की तादाद जो है 15 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 60 लाख हो चुकी है। और माहिरीन के मुताबिक ज़ेरे आब सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स की तादाद में इजाफे के साथ साथ पाकिस्तान में इंटरनेट वॉल्यूम भी बेहतर हो गई है।
Acha, I'll not go into the more technical details, submarine cables and volume terabytes. So because why not? because there are we people have an out IT there who expert for understand that. this. Bilkul. Yes, we have an IT expert for that, internet security expert. Hसीन उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं. Thank you हसीन उस्मान साहब. एक तो सुबह आपका नाम बड़ा हसीन है, so good morning. सबसे पहले ये बताइए कि इंटरनेट सारिफीन की तादाद तो बढ़ रही है, क्वालिटी वैसे आई वुड लाइक टू डिफरेंशिएट यहाँ पे कि क्वालिटी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए. So do you agree with that? बिल्कुल, आई एग्री विद दैट. पहले हमारे पास जो है वो 4 सबमरीन केबल्स थी. आपकी सीमी-वी, आपके पास सीमी-वी 3 आपके पास लॉन्च हुई थी 1999 में. ये क्या है? ये सबमरीन केबल का नाम है. अच्छा, ठीक है. उसके बाद फिर आपने कनेक्ट की एक और सीमी-वी 4, ये आपके पास 2005 में. फिर आपके पास एक और प्राइवेट कंपनी ने एक सबमरीन केबल लॉन्च की 6 में. और फिर कितनी हो गई हैं? 4 हमारे पास 2000 तक सबमरीन केबल्स थी. ठीक है. उसके बाद 6 साल तक, 4 से 5 साल का जो है ये बीच में गैप आया. अब हमारे पास 4 सबमरीन केबल्स और कनेक्ट हो रही हैं. जैसे कि हम अपनी क्वान्टिटी भी बढ़ा रहे हैं तो सबमरीन केबल्स भी हमारी बढ़ती जा रही हैं. और इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी जो टाइमलाइन है ये 2018 तक है. तो 4 सबमरीन केबल्स इस 2 साल के पीरियड में आपके पास और ऐड ऑन हो जाएंगी, जो एक पॉजिटिव है. अब जो दूसरी बात है कि जी ये जो शॉर्टेजेस आपके पास आ रहे हैं इसके पीछे मेन रीज़न क्या है. देखें, आपके पास 2 किस्म के नेटवर्क्स होते हैं. मैं बड़ी आसान लैंग्वेज में इसको समझाता हूँ. एक हमारा पाकिस्तान का अपना नेटवर्क है जिसमें हमारी अपनी नेटवर्किंग, फाइबर ऑप्टिक्स और ये सारी चीज़ें बिछी हुई हैं, और एक आप बाहर से कनेक्ट हुए हैं. ठीक है. ये 2 किस्म के आपके नेटवर्क हम इसे क्लोज कहते हैं. तो हमें अपने जो इंटरनल नेटवर्क है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और उसको इम्प्रूव करने का जो तरीक़ेकार है वो सिर्फ एक ही है, और वो है कि जी रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट इंश्योर करे कि आपकी जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड डिजास्टर रिकवरी है उसकी प्लानिंग को इंश्योर किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी ISP के ऊपर अगर आग लग जाती है तो जी आपकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने से कम्युनिकेशन ली हुई होती है या चैनल दिए हुए होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं. हसीन साहब, ये जो ब्रेकडाउन आया था PTCL की सर्विसेज 5 घंटे के लिए बंद हो गई थी, एक और सेलुलर कंपनी उसकी सर्विसेज बंद हो गई, वो भी इसी वजह से हुआ था. जी ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं. तो पहले आप अपने क्लोज नेटवर्क को इम्प्रूव करें. आप अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग को जो है वो कर रही हैं. बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होती क्या है, बस शॉर्ट सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. आपके किसी भी किस्म के नेशनल, मैन मेड या लॉजिकल डिजास्टर्स के ऊपर आपके क्रिटिकल बिजनेस फंक्शंस चलते रहें हर वक्त, इसकी ड्रिल्स होती हैं. तो अगर आप उन कंपनी से पूछें कि जी आपकी ISP में अगर आग लग गई थी, उसकी वजह से इतना शॉर्टेज आया, आपने अपने बिजनेस कंटिन्यूटी DR के अंदर क्या इसकी ड्रिल्स की थी? आपके पास मल्टीपल चैनल्स तो मौजूद है नेटवर्क के अंदर, मगर इशू यह है कि आप इस तरह की बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, मतलब बेसिकली इन केस ऑफ इमरजेंसी एक आपका साथ प्लान B भी होना चाहिए. आई जस्ट वांट कि हमारे अगर यूजर्स जो इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अगर डिमांड और सप्लाई हो गया ना, जब आप डिमांड इतनी ज्यादा है तो सप्लाई बेहतर होनी चाहिए, तो इंटरेस्ट भी लोगों का होना चाहिए, हुकूमत का भी होना चाहिए कि इसको बेहतर किया जाए, बिकॉज इतने करोड़ों लोग हैं जो यूज कर रहे हैं. सिर्फ जी बिल्कुल, इसमें सिर्फ जो है रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट की जरूरत है. फॉर एग्जांपल, हम कॉमन कंज्यूमर्स हैं, घरों में हमारे इंटरनेट लगा हुआ है, फाइबर ऑप्टिक्स हमारे एरियाज के अंदर टर्मिनेट हो रही हैं. आपको अक्सर सुनने को मिलता है कि जी वो फाइबर ऑप्टिक ब्रेक हो गई तो 5 घंटे टूट जाती है. तो अगर आपके पास प्रॉपर बिजनेस कंटिन्यूटी होगी तो इस तरह के मामला होंगे, और ये रेगुलेटरी से इन्फोर्स हो सकता है कि वो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें, इस तरह के सिनेरियोज अपने बिजनेस कंटिन्यूटी के अंदर ऐड करें, ड्रिल्स करें कि जी अगर हमारे पास आग लग जाती है या इस तरह के ब्रेकेज आती है तो हम किस तरह से सर्विस कंटिन्यू करेंगे. साहब, ये जो मोबाइल 3G 4G डेटा है ये भी इसी सारा इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आज कंपेयर्ड इंटरनेशनली यहाँ पे वो स्पीड्स नहीं आती हैं इवन 4G की जो बाहर चल रही होती हैं. 4G इज गुड. हाँ, 4G इज गुड बट 3G इज वेरी बैड. देखिए, हमें एक्सपेंशन की ज़रूरत है, एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, और 2018 तक आपके पास डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे. और इसके अलावा कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं दुनिया में, जैसे कि SpaceX का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वो 4425 प्लस सेटेलाइट्स को लॉन्च करना चाह रहे हैं, और ग्लोबल इंटरनेट एक वो लॉन्च कर रहे हैं. इसके साथ साथ अगर आप आगे चलें तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेटेलाइट्स के ऊपर काम हो रहा है. तो अगले 5 साल में आप काफ़ी रैपिड इंप्रूवमेंट देखेंगे, बिजनेसेस बढ़ेंगे, आपकी नई ISP इनकॉर्पोरेट होंगी, और हो सकता है कि आपको कोई थर्ड पार्टी या इंटरनेशनल ऐसी सर्विस मिल जाए जो आपकी करंट टेक्नोलॉजीज को रिप्लेस करते हैं. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. हम आपसे यही सुनना चाहते थे कि बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये ऐसी चीज है इंटरनेट, अब वी आर कहते हैं ना डिपेंडेंट ऑन इट. हम टेक्नोलॉजी के बगैर तो कोई जिंदगी है ही नहीं. और एक और टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे हुमा, और वो है ड्रोन कैमरास, बीट वेडिंग्स और मेहंदी नाइट्स और साइबेरिया के जंगलात. ठीक है, साइबेरिया के जंगलात, हर
जगह ड्रोन कैमरा अब यूज हो रहा है और एक सेल्फी ड्रोन भी आ गया है। अगर आपने देखा है सॉ इट ऑन इंटरनेट, वो सेल्फी ड्रोन भी है। ये मुझे तो खौफ ही आता है। वैसे कुछ अच्छी चीजों के लिए भी यूज हो रहा है, जैसे कि आप भी देख रहे हैं, आप ये साइबेरिया के टाइगर्स हैं, इनको वैसे शूट करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अब ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी हैबिटेट के अंदर घुस के उनको शूट किया जा सकता है, जिस तरह के हम अभी आपको दिखा रहे हैं। बहुत एडवेंचरस, बहुत मुश्किल है इस तरह के एनवायरनमेंट में जाकर इनको शूट करना, बिकॉज इट्स फ्रीजिंग कोल्ड एंड दे आर अप ऑन हिल्स एज वेल। सो ड्रोन कैमरा एक वाहिद जरिया है जिससे इनको देखा जा सकता है, इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, बहुत सारी स्टडी भी इन पर की जा सकती है। एंड अदर देन दैट इट्स ब्यूटीफुल जस्ट टू लुक एट। एब्सोल्युटली, मतलब जिस तरह इनकी जिंदगी इनके अपने हैबिटेट में इन टाइगर्स की गुजर रही होगी, या जिस चीज को भी आप शूट कर ले, यू कैन एक्चुअली कैच इट राइट एज इट इज हैपनिंग। थोड़ा सा इंट्रूसिव भी है मेरा ख्याल है, बिकॉज जानवरों की भी अपनी सेंसिटिविटीज होती हैं, अपनी जिंदगी होती है, और हम अपने कैमरे लेके पहुंच जाएं। बट ड्रोन कैमरा का ये छोटी सी चीज होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं वो उड़ते हुए, तो इतनी बॉदर भी नहीं करती किसी को। इट वाज ब्यूटीफुल। सुबह सुबह ऐसा ठंडक सी मिलती है इतनी सफेद बर्फ को देख के, वैसे बहुत ही अच्छा। खासतौर पे अगर हम कराची में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल तो शायद अच्छा ना लग रहा, बहुत मुश्किल होता है। लेट्स मूव ऑन। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जियो पाकिस्तान में हम पाकिस्तान हॉकी के सुनहरे दौर के एक ऐसे कप्तान को याद कर रहे हैं जो सिर्फ 33 साल, ओनली 33 years old he was, and he left us all. Absolutely. और हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं आज। बिल्कुल, ये हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उनको, ओलंपियन काजी मुहिबुर रहमान को। और काजी मुहिब जो है 1963 में बन्नू में पैदा हुए थे और पाकिस्तान के लिए 150 मैचेस उन्होंने खेले। 1988 से 1990 तक जो है पाकिस्तानी हॉकी टीम के वो कैप्टन भी रहे। बहुत सैड है, मैं तो इसी बात पे परेशान हो गई, एक जख्म कैंसर बन गया इतनी जल्दी से, मतलब इतनी रैपिडली। He was only 33 when he passed away as well. Yes, it's very sad, it's very tragic, and we were paying tribute to him. और हम और भी बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। और अब आप बोल सकते हैं। अच्छा, मैं बोल ये रही कि इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब आप पूरा साल जो होता है उसको जरा लुक बैक एट द ईयर कर रहे होते हैं, और आप सोच रहे होते हैं कि आपने क्या कमाया, क्या खोया। बहुत सी चीजें होती हैं, कुछ अच्छी चीजें सामने आती हैं, कुछ बिल्कुल अच्छी चीजें नहीं आती। अच्छी चीजें सामने आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिनको आप दोबारा याद नहीं करना चाहते और रिपीट भी नहीं करना चाहते। तो एज अ पॉलिटिकल सिनेरियो ऑन द पॉलिटिकल स्केल इन पाकिस्तान हम देखते हैं कि इस साल क्या तब्दीलियां हुई, क्या चेंजेस आए, क्या बेहतरियां हुई, और सियासी उतार चढ़ाव साल 2016 के क्या क्या रहे, ये आप जानिए इस रिपोर्ट में। साल 2016 शुरू हुआ तो मुल्क की सियासत के तालाब में ठहराव था। इस तालाब में पहला पत्थर कराची के साबिक नाज़िम आला मुस्तफा कमाल ने मारा, जिन्होंने दुबई से वतन वापस आकर 3 मार्च को हंगामा खेज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट छोड़ने का ऐलान किया, बल्कि एमकेएम के बानी पर भी संगीन इल्ज़ामात आयद किए। हमने अल्ताफ हुसैन साहब के लिए दुश्मनियाँ की हैं और दुश्मन बनाए। अभी फजा में इन बातों की गूंज बाकी थी कि 16 मार्च को अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी और वो 18 मार्च की रात खामोशी के साथ कराची से दुबई पहुंच गए। 23 मार्च को मुस्तफा कमाल फिर एक्शन में नजर आए और पाक सरजमीन पार्टी की बुनियाद रखी। इस पाकिस्तानियों की पार्टी का नाम पाक सरजमीन पार्टी होगी। 10 रोज बाद 3 अप्रैल को पानामा लीक्स का मामला एक तूफान की शक्ल में सामने आया और मुल्क की सियासत में भूचाल आ गया। कुछ लोग अपने सियासी मकासद के लिए मुझे और मेरे ख़ानदान को निशाना बना रहे हैं। पहले FIA से तहकीकात कराने की बात हुई, फिर कमीशन के लिए रिटायर्ड जज की तलाश हुई, चीफ जस्टिस को खत लिखा गया, हुकूमत और अपोजिशन के TOR सामने आए, लेकिन फिर चीफ जस्टिस ने कमीशन बनाने से माजरत कर ली। 22 मई को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लंदन गए, जहां 31 मई को उनके दिल का ऑपरेशन हुआ और वो 9 जुलाई तक मुल्क से बाहर रहे। 29 जुलाई को सिंध में कायम अली शाह के दौर का खात्मा हुआ और मुराद अली शाह वज़ीर आला बने। 22 अगस्त को कराची की सियासत ने ऐसी करवट ली जिसके असरात कौमी सतह पर महसूस किए गए।
MQM के बानी की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार की क़यादत में MQM पाकिस्तान ने अपने बानी से लाताल्लुकी का ऐलान किया। MQM पाकिस्तान की सियासत कर रही है, इसलिए फैसले भी पाकिस्तान में हों। रियासती इदारों ने MQM के मरकज़ 90 को सील करके उसके बाकी दफातर भी बंद कर दिए। 6 अक्टूबर को एक अंग्रेजी अखबार में हुकूमत और फौज के दरमियान इख्तिलाफात की खबर लगी। 29 अक्टूबर को वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद इस स्कैंडल का शिकार हुए और उनसे इस्तीफा ले लिया गया। इस दौरान पानामा मामले पर मुल्की इदारों के जरिए दालना गलती देखकर तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर आने का फैसला किया। हम किश्तियां जला के इस्लामाबाद पहुंचेंगे, 10 लाख लोग हम इस्लामाबाद में लेके जाएंगे। लेकिन वो पुराने इत्तेहादी ताहिरुल कादरी तक को अपना साथ देने पर आमादा न कर सकी। 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत हुई तो 3 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान करने वाले इमरान खान ने कामयाबी न होते देखकर अदालती फैसले तक एहतजाज मौखूफ करने का ऐलान किया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, यौम तशक्कुर बनाएंगे। 9 नवंबर को बतौर गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल इबाद के 14 साल दौर का खात्मा हुआ और सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी गवर्नर बने। 29 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ सुबुकदोश हुए और जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान संभाली। 23 दिसंबर को पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी 1.5 साल बाद वतन वापस लौटे और 27 दिसंबर को उन्होंने बिलावल के साथ कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ने का ऐलान किया। ओके, सो देयर यू गो। वी जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये साल किस तरह हो, इस पर मजीद बात नहीं करेंगे, आपने देख ही लिया है बिकॉज टाइम बहुत कम है और हमने किसी को सालगिरह मुबारक करना है। हैप्पी बर्थडे इस्तक़लाल मुश्ताक की बात हो रही है। आज बिल्कुल इनकी 40वीं सालगिरह है। आई वाज एक्चुअली शॉक्ड जब मुझे सुबह पता चला कि ही जस्ट टर्न्ड, यू नो, 40 के वो हुए हैं। और कभी कभार दिल चाहता है ये वाली क्रिकेट देखते रहें क्योंकि ये जरा बेहतर हमें लगती थी। क्विकली, टाइम बिल्कुल नहीं है। प्ली बारगेन की हम कुछ दिनों से बातें कर रहे हैं तो मजीद हम उसके बारे में आपको बताएंगे। जी, नैब प्ली बारगेन भी करता है और मुकदमात की पैरवी के लिए वकला की नौकरियां के इश्तिहार भी देता है। तो ये भी बहुत कुछ हो रहा है। आपको बताएं कि एहतसाब के नाम पर अवाम के साथ ये संगीन मजाक हो रहा है। प्ली बारगेन के नाम पर मुजरिमों को मुअज़्ज़िज़ शहरी होने का सर्टिफिकेट जारी करने वाले कौमी एहतसाब ब्यूरो ने गुज़िश्ता रोज के अखबारात में एक इश्तिहार छपाया है जिसमें भारी तनख्वाहों के एवज वकला की खिदमात मांगी गई हैं। यानी एक तरफ प्ली बारगेन और दूसरी तरफ ये सब कुछ चल रहा है कि वो हमारे यानी कि टैक्स के पैसों से वकला को भारी मुआवजों पर हायर करने के लिए इश्तिहारात छपवाए जा रहे हैं। सवाल ये कि जब नैब को प्ली बारगेनी करनी है तो आवाम के टैक्स का पैसा इन वकला की जेबों में क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि सेटलमेंट हो जाती है बाद में, फिर नैब अफसरान भारी तनख्वाहों भी पर काम करते हैं और फिर प्ली बारगेन से मिलने वाली रकम का बंटवारा भी किया जाता है और इसीलिए तो इन्हें ये स्कीम बहुत पसंद है। और डीजी नैब के क्या ख्यालात हैं इस बारे में, ये आप सुनिए। मीडिया ने कभी ये नहीं कहा कि नैब ने 280 अरब रुपया रिकवर करके तो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा किया। नैब ने कभी ये नहीं कहा कि कितने कितने बड़े, जिनको वो कहते हैं बिग फिश कहा जाता है, कि जी नैब कितने कितने बड़े लोगों के ख़िलाफ़ रेफरेंस डाले, कितने कितने बड़े लोगों से कितना कितना पैसा रिकवर किया। अगर 280 अरब रिकवर किया है तो इसी नैब के कानून के तहत रिकवर किया है और हुकूमत पाकिस्तान किया है। और जी, सोने पे सुहागा चेयरमैन नैब का ये बयान कि नैब ईमानदारी से कानून के मुताबिक काम कर रहा है, इससे वो लोग खुश नहीं जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है। न जाने चेयरमैन साहब सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने प्ली बारगेन को लूट मार का जरिया करार देते हुए नैब को करप्शन के फरोग का जिम्मेदार ठहराया है। और वफाकी वजीर दाखिला तो इस स्कीम के खिलाफ खुलकर बोल ही रहे थे और अब इस नुक्ते पर इमरान खान और शहबाज शरीफ जैसे मुखालफिन भी मुत्तफिक हो गए हैं। नैब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है आज पाकिस्तान में। प्ली बार्गेन के नाम पे वो करप्शन बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान में। प्ली बार्गेन ये क्या है? इट्स अ फ्रॉड के बैकडोर से आप एक इंतहाई गलत अमल को आप उसको जायज करार दें। आप इस प्ली बार्गेन के जरिए चंद कौड़ियां वसूल करते हैं और अरबों खरबों के जो गबन है वो अपना साथ। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद हमारे साथ हैं, हमें पहले भी मदद करते रहे हैं बातें समझने के लिए। एजाज बताइए कि नैब में इस वक्त कितने प्रोसिक्यूटर्स तैनात हैं और कितनी असामियां खाली हैं? जी, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नैब के 7 रीजनल ऑफिसेज हैं और इस्लामाबाद का जो नैब का हेडक्वार्टर है वो भी एक एक्टिव ऑफिस के तौर पर काम कर रहा है।
तो इन तमाम जगहों पर नैब के मजमूई तौर पर 94 जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो काम कर रहे हैं और इसमें 3 तरह के प्रोसिक्यूटर्स नैब हायर करता है। एक जो प्रोसिक्यूटर हैं वो ट्रायल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर होते हैं जो लोकल लेवल पे मुकामी अदालतों में या एहतसाब अदालतों में केसेस को परस्यू करते हैं। दूसरे जो किस्म है प्रोसिक्यूटर्स की वो हाई कोर्ट लेवल के हैं और तीसरे जो किस्म है प्रोसिक्यूटर्स की वो सुप्रीम कोर्ट लेवल के हैं। एक प्रोसिक्यूटर नैब ने इंटरनेशनल लाइजॉन के लिए भी रखा हुआ है, वो बैरिस्टर हैं, सॉलिसिटर हैं, उस्मान गालबन उनका नाम है और वो इंटरनेशनल लाइजॉन करते हैं नैब के बिहाफ पर दूसरे मुल्कों से। तो बुनियादी तौर पर 94 जो प्रोसिक्यूटर्स हैं इनमें जो इनके जो सरबराह हैं प्रोसिक्यूटर जनरल वो शामिल नहीं है। अगर उनको भी शामिल बहुत शुक्रिया एजाज, टाइम बहुत कम था, हमने इनसे बहुत सी बातें पूछी थी लेकिन वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। और एक सवाल जो अगली बार मैं आपसे पूछूंगी, अगर प्ली बार्गेन कर ही रही है नैब तो प्रोसिक्यूटर की जरूरत क्या है? हाँ, ये सवाल है, ये एक सवाल है, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम पूछेंगे क्योंकि ये बड़ा अवामी सवाल भी है, एवरीबडी वांट्स टू नो। आज के लिए टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है और साल भी खत्म हो रहा है, बड़ी एक्साइटमेंट है, रोज हम आपको कुछ ना कुछ रैप अप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। और अगर आपको कोई फीडबैक हो, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो इसके लिए फेसबुक और ट्विटर हाजिर है, आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आप दूसरों में आसानियां बांटें, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। जियो पाकिस्तान।